नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। पूरी दुनिया भर में भारतीय वायुसेना अपनी ताकत के कारण चौथे नंबर पर आती है। अगर दुश्मन सामने हो तो एक ही लक्ष्य होता है, हिट द फर्स्ट, हिट द हार्डेस्ट। और शायद ये वजह है कि भारतीय वायुसेना सबसे अलग है। इसकी ताकत को और अधिक समझने के लिए आज की इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सर, जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का सपना जो भारत देख रहा है, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, कहाँ पर देख रहे हैं आप भारतीय वायुसेना को और क्या है आपकी आगे की प्लानिंग? आप जैसा कि जानते हैं, हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने LCA Mark 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी जी। ये ना ही भारतीय वायुसेना में बट मानो पूरे इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के हिस्ट्री में एक जो कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट रहा है जी। ये कॉन्फिडेंस जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया है कि इंडियन कैपेबिलिटीज़ जो हैं इन एविएशन सेक्टर, उसको लेते हुए अभी दी स्काई इज़ द लिमिट जो कहते हैं फॉर इंडियन इंडस्ट्री। और हमें इतनी हम कॉन्फिडेंस है कि जो आने वाले सालों में जो भारतीय वायुसेना की ज़रूरतें हैं, चाहे हवाई जहाज़ हो, हेलीकॉप्टर्स हो या ग्राउंड सिस्टम्स हो, इसकी बहुत ज़्यादा हद तक हमारी फुलफिलमेंट थ्रू इंडियन इंडस्ट्री हो सके। तो आने वाले 15 या 20 साल में हमारा अनुमान है कि लगभग 70% भारतीय वायुसेना के सिस्टम्स और जहाज मेड इन इंडिया रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत की जब भी बात आई है तो LCA का नाम नंबर 1 पर रहा है और उसमें देश के प्रधानमंत्री उड़ान भर रहे हैं और वो तस्वीरें देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखी। ये क्या संदेश था प्रधानमंत्री की तरफ से? क्या आपकी समझ क्या कहती है? जैसे मैंने बताया, ये उड़ान भरना इट इज़ अ मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस किया है इन द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, इन द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी। तो इसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है बाकी इंडस्ट्री में, इंडियन एयरफोर्स का मोराल उससे बड़ा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे जहाज़ में उड़ान, वो भी सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट में उन्होंने उड़ान भरी है। So it has added to the entire the level of confidence in Indian homegrown industry. अभी अगर मैं गणतंत्र दिवस की बात करूं तो वो तस्वीर हमारे लिए भी एक इतिहास के पन्नों में शामिल हो चुकी है, जब हमने देखा कि परिवहन विमान C295 को शामिल किया गया। और C295 इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी हमारे लिए काफ़ी खास है क्योंकि अगेन जिस मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं उसका सीधा जुड़ाव C295 के साथ में है कि हम आगे आने वाले वक्त में इसे भारत में ही बनाने जा रहे हैं। आपकी राय सर इस पे? भारतीय वायुसेना के जो रोल्स हैं उसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है टैक्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। तो इस टैक्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में जो सब रोल्स आते हैं, जैसे कि एयर एम्बुलेंस हो गया या फॉरवर्ड एरिया में ट्रूप्स को ड्रॉप करना या सप्लाईज को ड्रॉप करना या अनप्रिपेयर्ड रनवेज पे लैंड करना, ये सारे रोल्स जो होते हैं ये C295 पूरी तरह से फुलफ़िल कर पाएगा। ये काफ़ी आधुनिक एयरक्राफ्ट है, 25,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है। भारत के किसी कोने से दूसरे कोने तक 5 टन का लोड बगैर हॉल्ट के कैरी कर सकता है। लगभग 70 ट्रूप्स कैरी कर सकता है। और इसका पोटेंशियल ऐसे है कि ये अनप्रिपेयर्ड और सेमी प्रिपेयर्ड रनवे से ऑपरेट कर सकता है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन और आइलैंड टेरिटरीज में पाए जाते हैं। इस डील का एक खासियत जो है कि 56 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें 16 जहाज फ्लाईवे कंडीशन में मैन्युफैक्चर से आएंगे स्पेन से, बाकी 40 जहाज भारत में निर्मित होंगे। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि पहली बार भारत में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे वाले सालों में इसका कितना एक्सपोर्ट पोटेंशियल रहेगा। इसके बनते हुए एंसिलरी जो इंडस्ट्री सेटअप होंगी, जो रिपेयर ओवरऑल के,
उसको भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। चाहे मैं अगर फाइटर प्लेन की बात करूं या फिर परिवहन विमान की बात करूं, क्योंकि जो हमारा जो टेरेन है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी ज़रूरतें, भारत में की ज़रूरतें, भारतीय वायुसेना की ज़रूरतें थोड़ी अलग है, जिसे फुलफ़िल करना भी काफ़ी ज़रूरी है। सर, कुछ अगर प्लानिंग के बारे में आप बता सकें। भारतीय वायुसेना का जो प्रोक्योरमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्लान है, उसमें मुख्य ये हमने पॉइंट मन में रखा है कि इट शुड बी, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी मेड इन इंडिया। आत्मनिर्भरता पे हमने बहुत जोर दिया हुआ है। तो चाहे हवाई जहाज हो या वेपन सिस्टम्स हो या ग्राउंड सिस्टम्स, रेडार्स हो, हमारा यही अनुमान है कि आने वाले कुछ सालों में ज़्यादातर इक्विपमेंट भारत में निर्मित होगा। हवाई जहाज़ की बात करें तो आपको पता है कि LCA का कॉन्ट्रैक्ट हमारा पहले साइन हो चुका है, 83 LCA Mark 1 है, और 97 और LCA का हमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला हुआ है, और पहले का कॉन्ट्रैक्ट 40 जहाज़ का था। तो आने वाले सालों में लगभग 220 जहाज़ हमारे LCA Mark 1A रहेंगे। उसके बाद जो LCA Mark 2 का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चालू है, हमें उम्मीद है कि अगले 3 या 4 साल में उसका प्रोटोटाइप उड़ान भरेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा, और आने वाले दशक में LCA Mark 2 का भी इंडक्शन हो जाएगा एयरफोर्स में। इसी तरह AMCA है, इंडियन मीडियम रेंज हेलीकॉप्टर है, मिसाइल सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, ये सारे अगले 5-6 साल में भारत में निर्मित होंगे, और भारी संख्या में भारतीय वायुसेना में उनको शामिल किया जाएगा। सर, लेकिन सवाल है कैसे, अगर मैं भारतीय वायुसेना की बात करूं तो ये तीनों सेनाओं में एक ऐसा विंग है जिस पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए भारतीय वायुसेना को अगर अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहना है। सर, मैं बजट को यहाँ पर ज़रूर कोट करना चाहूँगी। पिछले अगर मैं 10 सालों की बात करूँ सर, तो क्या थोड़ा परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि भारतीय वायुसेना जो टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी तरह रेवेन्यू बजट भी हमारा बाकी सर्विसेज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है परसेंटेज वाइज। पर इस साल जो अलॉटमेंट मिला है हमें, पिछले साल से लगभग 1% बढ़कर मिला हुआ है, और हमारे जो प्लान्स हैं इस साल के और आने वाले 2 साल के, इसका फुलफिलमेंट ये बजट के थ्रू हो जाएगा। और ईयर ऑन ईयर जो एस्केलेशन होता है रेवेन्यू बजट में, पिछले साल जो बजट एस्केलेशन हुआ था उसमें हम जो रिवाइज एस्टिमेट्स में हमें एडिशनल अमाउंट सैंक्शन किया गया था, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि अगर इस साल भी ज़्यादा एस्केलेशन हो जाए तो हमारा रेवेन्यू बजट में फाइनेंशियल ईयर एंड में और भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रधानमंत्री जहां 2047 की बात करते हैं कि हमारा राष्ट्र विकसित होगा, तो वहीं एयरफोर्स चीफ ने कहा कि 2032 तक बहुत ज़रूरी है कि भारतीय वायुसेना को हमें वहां तक पहुंचाना जिसका सपना भारत देखता है। आपकी बातों का क्या मतलब था? आप दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, इज़राइल हमास, और बाकी जितने भी हमारे आसपास हॉटस्पॉट्स हैं, उसको अगर मद्देनज़र रखते हैं तो अनुमान लगा सकते हैं कि आर्म्स एम्यूनेशन की कितनी ज़रूरत होती है किसी भी देश को। और हम अपने आने वाले सालों में टू बी कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट इन आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। जो कहते हैं कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हम इम्पोर्टेड वेपन्स या इम्पोर्टेड जहाज़ से लड़ नहीं सकते, उसके लिए हमें खुद आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को लेके हमारे जो प्लान्स बनाए हुए हैं, 10 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान्स और 10 ईयर प्लान्स, इसी पे निर्भर है कि वी विल ट्राई टू बी एज सेल्फ सफिशिएंट एज वी कैन इन आर्म्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड अदर सिस्टम्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। प्राइमरीली जो है एम्फोसिस आत्मनिर्भरता पे और सेल्फ सफिशिएंसी पे है। इसको लेते हुए काफ़ी पॉलिसीज़ में बदलाव आया हुआ है। जो डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट, डिफेंस मैनुअल्स जो हैं, उसमें काफ़ी बदलाव लाया गया है। जितने टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज़ हैं, दे हैव बीन ओपनड अप टू प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक बढ़ा है पिछले 8-10 सालों में। जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके लिए जो चीज़ें कल तक बहुत ही हार्ड रखी गई थी, अब उसे फास्ट करने पर जोर दिया जा रहा है।
इसका कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था C295 जहाज़ का, जो भारत में निर्मित होगा, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है हमारे सुखोई 30 का अपग्रेड प्रोग्राम है, या MiG-29 जहाज़ का अपग्रेड प्रोग्राम है। ये सारा जितने भी अपग्रेड्स हो रहे हैं भारत में हो रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री, जिनका पहले ज़्यादा रोल नहीं होता था, अब बहुत हद तक प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का इसमें जो हमारे अपग्रेड प्रोग्राम्स है और प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रोल है इनका। देश का फोकस अब इस बात पर है कि छोटी सी छोटी चीज़ें कैसे अपने देश में बनाई जाए ताकि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो। लेकिन अभी से सर केवल 10 साल पहले तक के ये हालात थे कि हम हर चीज़ के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। ये सर क्या इतना जल्दी संभव है? हमारे जो भारतीय वायुसेना में लगभग 36 विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज़ हैं हमारे पास, अलग फ्लीट्स हैं, सिस्टम्स इतने ही ज़्यादा हैं, और जो क्वांटिटीज़ हैं किसी सिस्टम्स के, कुछ ऐसे कम क्वांटिटी हैं कि उसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेयर के बिल्कुल छोटी संख्या में होंगे। उसकी द नंबर्स आर सो स्मॉल फॉर एनीबडी टू सेट अप इंडस्ट्री। तो इस तरह के कंपोनेंट्स और स्पेयर्स को इंपोर्ट करना हमें, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमें। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करने के लिए जो सृजन पोर्टल खुला हुआ है, हमने हमारी तरफ से जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में जितने आइटम्स दिए हैं, उस पर हमारा जोर रहेगा कि कम से कम हर साल भारी संख्या में कुछ आइटम्स जो स्पेयर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो भारत में निर्मित होंगे। तो इसके लिए जो है रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नए जहाज का या नए सिस्टम्स का सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगता है, पर प्राइवेट डोमेस्टिक इंडस्ट्री रिपेयर ओवरऑल एंड सस्टेनेंस ऑफ ओल्ड फ्लीट्स में काफ़ी उनका रोल होता है, एंड वी आर बैंकिंग ऑन देम टू सेटअप रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्पेयर्स एंड सो ऑन। अभी अगर हाल के दिनों में बात की जाए, अगर मैं 2023 को ही उठाकर देख लूँ, तो भारतीय वायुसेना, जैसे हालांकि तीनों सेनाओं का तो फोकस रहा, लेकिन भारतीय वायुसेना खास करके दूसरे देशों के साथ में हमने कई एक्सरसाइज किए हैं। सर, इन एक्सरसाइज को करने के क्या मायने होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं? जो भारतीय वायुसेना के जो मुख्य रोल्स हैं वो काफ़ी हद तक निर्भर होते हैं टेक्नोलॉजी और स्किल्स पे। दूसरे एडवांस एयरफोर्सेस के साथ एक्सरसाइज करने का ये फ़ायदा होता है कि हम उनसे ये सीख पाते हैं कि उनकी किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के स्किल डेवलपमेंट होता है उनका, उसके आधार पे उनके किस तरह से उनके टैक्टिक्स होते हैं, उनके प्रोसीजर्स होते हैं। तो पहले तो हम उनसे इन बातों का ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है इंटरऑपरेबिलिटी। मान लो हमारे जहाज़ को यहाँ से फ्रांस तक उड़ान भरनी है बेस्टिल डे परेड के लिए या किसी एक्सरसाइज के लिए, तो हमने 2-3 एयरफोर्सेस के साथ अभी इतने एक्सरसाइजेस किए हैं कि हमें इनके साथ हमारा टैंकर एयरक्राफ्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए UAE का टैंकर हम इस्तेमाल करते हैं या फ्रांस का टैंकर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस करने से, लगातार करने से इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाती है और बहुत आसान होता है दूसरी एयरफोर्सेस के साथ ऑपरेट करना। बाकी कंट्रीज़ ये देखती हैं कि भारतीय वायुसेना एक ऐसी फोर्स है जो हर एक एनवायरनमेंट में लगातार ऑपरेट करती है। आपको जैसे पता है भारत का जो ज्योग्राफी है, हम लोग सी लेवल से लेके 18-19 हज़ार फीट की हाइट तक एयरफील्ड्स पे ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह का एक्सपीरियंस जो है कुछ कम ही एयरफोर्सेस के पास होता है। दूसरी बात है कि आज तक जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं उसके जो रिपोर्ट्स आए हैं हमारे पास और जिसके फीडबैक आए हैं बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। ऑल द एयर फोर्सेस आर कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड बाय द प्रोफेशनलिज्म डिस्प्लेड बाय इंडियन एयरफोर्स, और उस पर मुझे बहुत गर्व है हमारे भारतीय वायुसैनिकों पे। तीनों सेनाओं की बात करें तो इंटीग्रेटेड जो एक समन्वय बना करके चलने की बात होती है, और जिस पर कि काफ़ी दिनों से एक अलग तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि मैं CDS की नियुक्ति की ही बात करती हूँ कि उनकी नियुक्ति इसलिए हुई कि ताकि एक इंटीग्रेशन बना रहे, एक समन्वय बना रहे।
मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर, आप इसको कैसे देखते हैं इंटीग्रेशन को, और अभी एक टाइम के एक लंबे समय के बाद कहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कैसा तालमेल है तीनों सेनाओं का आपस में? देखिए, इंटीग्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। तीनों सर्विसेज में इंटीग्रेशन हर एक फील्ड में होना हमारे लिए बहुत अनिवार्य होता है, टू बी एबल टू ऑपरेट एज एन कोहेसिव फोर्स टुगेदर। इसमें जो एयर पावर होता है, जो लड़ाई के अलग डोमेन्स जो कहते हैं ना, जैसे मैरीटाइम डोमेन, सी डोमेन हो गया, लैंड डोमेन हो गया, स्पेस डोमेन हो गया, एयर डोमेन जो होता है, इट कैन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस इन ऑल डोमेन्स। तो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैरीटाइम ऑपरेशंस, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंड ऑपरेशंस एंड एयर ऑपरेशंस। तो हमारा तालमेल बाकी सर्विसेज के साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। इंटीग्रेशन को लेते हुए अभी जो हमने आगे कदम लिए हैं, हमने कहा बेसिक स्ट्रक्चर का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए चाहिए हमें इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़। तो इसको लेते हुए काफ़ी काम हुआ है पिछले 2 साल में, और मैं सोचता हूँ कि अभी फाउंडेशन काफ़ी मजबूत बना है इसके लिए। लगभग हर एक एक्सरसाइज जॉइंट एक्सरसाइज होता है, जिसमें किसी न किसी तरह से दूसरे सर्विस के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। अभी 2 दिन में हमारा एक बड़ा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वायु शक्ति। वायु शक्ति में इंडियन आर्मी के गन्स और इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है। उसके बाद जो नेवी का एक्सरसाइज आने वाला है, उसमें हमारे जहाज़ पार्ट करेंगे। तो इस तरह पे आजकल लगभग हर एक एक्सरसाइज जॉइंट ही होता है। 2023 की अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं, तो एयरफोर्स चीफ की नज़र में क्या है सर? वो कोई अगर बड़ी बातें अगर आप हमें बता सकें। 2023 एक बहुत ही डिफाइनिंग ईयर था भारतीय वायुसेना के लिए। अगर पहले HADR की बात करें तो वी वेर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स। सूडान से हमारे डायस्पोरा को ले आए वापस, लगभग 2100 पैसेंजर्स को सूडान से ले आए। टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ था, उसके लिए रिलीफ मटेरियल पहुंचाया हमने। और बाकी भारत के अंदर जितने भी डिज़ास्टर्स हुए हैं, चाहे फ्लड्स हो या चाहे फायर्स हो, उसमें हर एक जगह पे भारतीय वायुसेना फर्स्ट रेस्पॉन्डर की रोल बड़ी अच्छी तरह से निभाई है। उसके अलावा जैसे हमने अभी बात की थी इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस में, लगभग 11 इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस में हमने भाग लिया है। नेशन बिल्डिंग को लेते हुए हमने जो अग्निवीर ट्रेनिंग और अग्निवीर के लिए उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, एजुकेशनल प्रॉस्पेक्ट्स, उसको लेके काफ़ी कदम लिए हैं। C295 पहला जहाज हमने इंडक्ट किया है पिछले साल। तो इस तरह से हमारे बाकी और भी ग्राउंड रेडार्स और ग्राउंड सिस्टम्स का काफ़ी हद तक इंडक्शन हुआ है। टेक्नोलॉजी को लेते हुए जैसे हमारे कम्युनिकेशंस हैं, इंटरनल एयरफोर्स के जो एयरफोर्स नेटवर्क हैं, उसको हमने अपग्रेड किया है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड बनाया है। हमारे जो हैंड हेल्ड फ़ोन्स हैं उसको 3G to 5G किया है। तो हर एक क्षेत्र में, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो, टेक्नोलॉजी हो, HADR हो, इसमें काफ़ी एक साल में द नंबर ऑफ इवेंट्स आर फार टू मेनी टू रिकाउंट। 2024 की सर क्या प्रायोरिटीज़ आपकी हैं और क्या लक्ष्य रखा है भारतीय वायुसेना ने? मेरा जो न्यू ईयर्स का मैसेज होता है वायु सैनिकों के लिए, उसमें मैंने एक स्टेटमेंट किया था। मैं कहा दिस विल बी द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपस्किलिंग। मेरी हर एक वायु सैनिक से ये आशा है, ये उम्मीद रखता हूँ कि इस साल में किसी न किसी तरह से अपने स्किल को बढ़ावा देंगे थ्रू सेल्फ स्टडी, सेल्फ एजुकेशन, चाहे कोई ट्रेनिंग कोर्स करना पड़े। मल्टी स्किलिंग बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। तो जो हमारे पहले जो कहते थे कि कोई वायु सैनिक होता है वो एक ही ट्रेड में काबिल होता है, पर अभी मेरा ये कहना है कि आने वाले सालों में ही शुड बी कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग। तो इस साल ये हमने एक HR डायरेक्टिव दिया है, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टिव, दैट एवरीबडी विल बी एबल टू डू समथिंग अदर दैन हिज बेसिक टास्क, जिसके लिए उनको इतने सालों से ट्रेनिंग मिली है। उसके अलावा कुछ और सीखना है इस साल में। जिस आप मल्टीटास्किंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका क्या लॉन्ग टर्म फ़ायदा आप देख पा रहे हैं?
लॉन्ग टर्म यही फ़ायदा होगा कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमें स्ट्रेट जैकेटेड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टेक्नीशियन लोग ये काम करेंगे, नॉन टेक्नीशियन ये काम करेंगे। क्षमता हमारे ह्यूमन बीइंग्स में इतनी ज़्यादा है कि एवरीबडी कैन लर्न ईच अदर्स ट्रेड वेरी इजीली। उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब कर पाएंगे अभी। और सर ट्रेनिंग भी इसके लिए प्रॉपर लेनी होगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी अभी तैयार हैं इसके लिए टू स्टार्ट अपस्किलिंग। तो हमने अपस्किलिंग मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। सो बैच वाइज लोग जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में और अपने अपने स्किल को थोड़ा सा और उसको बढ़ावा देंगे। देश की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब भी सुरक्षा की बात आती है, स्ट्रैटेजी की बात आती है, तो वायुसेना की तरफ सबसे पहले निगाहें जाती हैं। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न बॉर्डर की बात करूं, नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करूं, सर आपकी समझ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप सर हमें क्या बता सकते हैं कि अभी जो इन दिनों वर्तमान में सुरक्षा के हालात बने हुए हैं, सर कितनी तैयार है हमारी वायुसेना? भारतीय वायुसेना का प्रमुख रोल होता है टू इंश्योर दी सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन एयर स्पेस। तो इसके लिए जो एयर डिफेंस मेजर्स किए जाते हैं, इसके लिए हमारी 24/7 तैयारी रहती है टू इंश्योर दी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन एयर स्पेस। तो अक्रॉस द बॉर्डर जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर हमारी हमेशा निगरानी रहती है और उसको काउंटर करने के लिए जिस तरह से हमें रीडिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा या नया इक्विपमेंट डिप्लॉय करना पड़ेगा, इसका हमारा कांस्टेंट प्रयास रहता है कि कोई गैप ना छोड़ें एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में। तो ये हमारा एक कंटिन्यूस डायनामिक प्रोसेस होता है जिससे हम अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूसली बदलता रहता है। बीते कुछ सालों में चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और ये सर आपकी जानकारी में हमसे ज़्यादा है कि वो इन दिनों क्या कर रहा है, कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कितने एयरबेस वहाँ पर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर वो हमारी तैयारियों के बावजूद हमारे लिए चिंता का विषय है। चिंता तो होती है, पर मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि हमारी तरफ से भी तैयारियाँ पूरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स हमारे भी चालू हैं। हमारे डिप्लॉयमेंट और रीडिप्लॉयमेंट प्लान्स हमेशा, जैसे मैंने बताया, डायनामिक रहते हैं। सो सिचुएशन, हालात को देखते हुए हम लगातार तैयार ही रहते हैं। चिंता की कोई बात नहीं? बिल्कुल नहीं है। पहले के जो हालात थे युद्ध के या फिर पहले की जो तरीके थे उसमें अब काफ़ी बदलाव आ चुका है। सर रोल ऑफ स्पेस जिसके बारे में सबसे ज़्यादा इन दिनों चर्चा है, क्या वो इंडियन एयरफोर्स के लिए भी बहुत मायने रखती है? बहुत ही ज़्यादा रखते हैं हम इंडियन एयरफोर्स के लिए। जो स्पेस से यूटिलाइजेशन जो है 3 या 4 फील्ड्स में होता है। प्रमुख होता है उसमें सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, कम्युनिकेशंस और PNT जो कहते हैं पोजीशन, नेविगेशन, टाइम कीपिंग, जैसे आप GPS यूज़ करते हो, थ्रू स्पेस बेस्ड एसेट्स होता है। ये सारे रिक्वायरमेंट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत मायने रखते हैं और हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि टू कीप इम्प्रूविंग अपॉन द स्पेस कैपेबिलिटीज़। हमारे हाउ टू एक्सप्लॉइट व्हाट वी हैव गॉट द बेस्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट द एसेट्स इन स्पेस। तो ये हमारा लगातार प्रयास रहता है। एंड जो जैसे मैंने आप ये जिक्र किया था, डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर जो हैं, लैंड डोमेन, मैरीटाइम डोमेन, तो स्पेस डोमेन भी बहुत महत्वपूर्ण है और स्पेस डोमेन और एयर डोमेन का काफ़ी तालमेल होता है। तो इसको लेके हुए वी आर क्लियर एज टू व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्यूचर एंड हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप एज ए स्पेस पावर इन फ्यूचर। जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, प्रोक्योरमेंट प्लान्स एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्लान्स, उसमें स्पेस सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स एज टू फ्यूचर डिप्लॉयमेंट ऑफ सैटेलाइट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। सर एयरफोर्स चीफ क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? अगर देश की बात करूं, सुरक्षा को लेकर के आपने बता दिया, लेकिन अगर जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसको लेकर के सर क्या संदेश है? मेरा यही संदेश होगा कि भारतीय वायुसेना लगातार प्रयास करती रहती है टू कीप अपग्रेडिंग आवर skills, to keep upgrading our tactics, to keep changing our procedures, keeping in mind the environment around us. और ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारतीय वायुसेना हमारे प्रयासों से, हमारी ट्रेनिंग से हमेशा तैयार रहेगी किसी भी
मुकाबले का सामना करने के लिए। राफेल की बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी सर, जैसे भारत में आने में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बहुत उम्मीद है। मुझे सर समझा सकते हैं कि ऐसी और राफेल ही नहीं, ऐसी और भी ज़रूरतें जो हैं वो भारतीय वायुसेना को है, उसके लिए सर क्या आगे कोई प्लानिंग चल रही है जो हमें कोई अच्छी खबर और मिले कि हम देश में कुछ और शक्तियाँ, कुछ और ताकत जो है वो भारतीय वायुसेना में ऐड ऑन होने जा रही है? जो हमारा एक केस है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो काफ़ी उस पर हम काफ़ी जोर दे रहे हैं। हम आशा रखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उसका अप्रूवल मिल जाए हमें, और एडिशनल मल्टी रोल फाइटर भारतीय वायुसेना में जल्दी से जल्दी शामिल हो जाएंगे। सर, संसद टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया इसके लिए। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।